हेलो बच्चों, तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय, वो भी शानदार तरीके से। यानी चैप्टर नंबर 5 होगा एनसीईआरटी बुक, और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अध्याय 5 यानी चैप्टर नंबर 5 है गणित यानी मैथ्स, ठीक है। ये क्लास 9th है और यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय आज हम जानेंगे। परिचय इसके बारे में पूरे चैप्टर को बनाने के लिए 5.1 को बनाने के लिए इस लेक्चर को, इस परिचय को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इस परिचय को मैं जितने भी मैं बताऊंगा आपको एकदम बेसिक से लेकर मतलब एकदम शानदार तरीके से ऐसा बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट जो है दिमाग में चले जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी के आपको बताना स्टार्ट करता हूं और पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। ओके, चलिए यहाँ पर देखिएगा कुछ लिखा गया है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय चैप्टर नंबर 5 कहता है शब्द ज्यामिति, ठीक है। ज्यामिति बोले तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? जियोमेट्री। यूनानी भाषा के शब्दों जियो यानी जीईओ, जियो, और मेट्रीन यानी METREIN, मेट्रीन से मिलकर बना है। मतलब जियो और मेट्रीन से मिलकर क्या है बना है? क्या? ज्यामिति, ठीक है। ज्यामिति किस किस से मिलकर बना है? तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो कहिएगा कि ज्यामिति जियोमेट्री है। जियोमेट्री यानी ज्यामिति कहिएगा जियोमेट्री, जियो और प्लस मेट्रीन, मेट्रीन के मिलने से क्या बना है? तो आप कहिएगा ज्योमेट्री बना है, ठीक है। ज्योमेट्री बना है, यही बात को यहाँ पर दर्शाया गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। वही कहा जियो और मेट्रीन मिलकर क्या बना है? ज्यामिति यानी ज्योमेट्री बोले इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यामिति का क्या हुआ है? उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ है पृथ्वी। देखिए जियो का अर्थ क्या है इसमें? जियो का अर्थ है ये जो लिखे ये इंग्लिश में है, इसको आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं जियो, ठीक है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि, और मेट्रीन का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो मेट्रीन का अर्थ है, किसका अर्थ? मेट्रीन, ठीक। तो मेट्रीन का अर्थ क्या होता है? मेट्रीन का अर्थ है मापना। मेट्रीन का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? मापना। तो ज्यामिति यानी यूनानी भाषा के शब्द जियो और मेट्रीन से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि और मेट्रीन का अर्थ होता है मापना। यानी आप कह सकते हैं कि ज्यामिति की उत्पत्ति क्यों हुआ है? भूमि को मापने के लिए, पृथ्वी या भूमि, और मेट्रीन का अर्थ है मापना। मतलब किसको मापना? भूमि को मापना। वही कह रहा है कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यामिति का उद्गम या उत्पत्ति भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है। यानी जो अभी अमीन लोग जो जमीन मापते हैं यानी भूमि मापते हैं, वो किसका उपयोग करके मापते हैं? तो आप कहेंगे बच्चों यहाँ पर ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का उपयोग करके जो है इस जमीन यानी भूमि को मापा जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब यूक्लिड कौन थे? तो यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। अब क्या थे? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या कहा था? मतलब जिसे हम यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। यानी यूक्लिड क्या थे? ज्यामिति का पिता। मतलब ज्यामिति का पिता किसे कहेंगे? तो यूक्लिड को। याद रखें, ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। ओके, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर यूक्लिड की परिभाषा है। यूक्लिड ने अपनी परिभाषा दिए थे। क्या परिभाषा दिए थे उस बात को थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं शानदार तरीके से। एक बिंदु यानी पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। हाँ बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक बिंदु यहाँ पर बना ले, तो एक बिंदु यानी पॉइंट एक बिंदु वह है, यानी इसको कब कहेंगे बिंदु? इसका कोई भाग नहीं होता है। कहता नहीं कि इसका भाग ऐसे निकला हो, ऐसा निकला हो, ऐसा निकले, इसका कोई भाग
होता ही नहीं है, यानी पॉइंट का कोई भाग नहीं होता है। तो आई होप यहाँ पर पहला वाला समझ गए होंगे। दूसरा यानी 7 गो परिभाषा दिया था, कितने परिभाषा दिया था? 7 गो, जिसमें से पहला हम लोग समझ लिए। दूसरा कहता है एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई की होती है। चौड़ाई रहित कहने का मतलब है कि चौड़ाई उसमें नहीं होगा। चौड़ाई रहित लग गया ना, इसका मतलब उसमें चौड़ाई नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि चौड़ाई रहित है मतलब चौड़ाई रहेगा, नहीं। अगर कोई आपसे कह दे बच्चों कि मान लीजिए कि धुआं रहित, इसका मतलब धुआं नहीं है, इसका अर्थ यह होता है, ठीक है। वही क्या है, चौड़ाई रहित लंबाई की होती है, मतलब एक रेखा केवल लंबाई की हो सकती है, चौड़ाई नहीं हो सकती है। अगर हम एक रेखा ऐसे खींच दें तो इसका क्या होगा, केवल और केवल लंबाई होगा, चौड़ाई नहीं हो सकता है। इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। आई होप ये वाला समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगला, जो तीसरा परिभाषा है वो क्या कहता है। तीसरा परिभाषा आपके सामने है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर हम एक रेखा खींच लिए, तो इस रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, इट्स डजंट मैटर। देखिए यहाँ पर एक रेखा, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। तो ये एक हम रेखा यदि हम बना दिए बच्चों, मान लीजिए कि इतना ही लंबाई यदि हम रेखा ऐसे बना लेते हैं, ये एक रेखा हो गया, ठीक है। तो इस सिरे पर एक बिंदु होता है, तो एक सिरा एक इधर है और एक सिरा इधर है, ठीक। यानी 2 गो सिरा हो गया। कितने सिरे हो गए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 2 सिरा हो गए, एक सिरा यहाँ और एक सिरा इधर और एक सिरा इधर। तो ये कहता है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, यानी 2 गो सिरा है, एगो इधर एगो इधर। तो सिरे एक रेखा, एक सिरा इधर एक सिरा उधर, तो इधर भी एक बिंदु होगा, इधर भी एक बिंदु होगा। वही कह रहा है एक रेखा के सिरे क्या होते हैं, बिंदु होता है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और समझते हुए चलेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक। चलिए, तो तीसरा परिभाषा भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चौथा परिभाषा को देखिएगा। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट के रूप से होती है, यानी सपाट के रूप से स्थित होते हैं। मतलब मान लीजिए एक सीधी रेखा, हम ऐसे आदि रेखा खींच लिए, तो एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा होती है, जो स्वयं पर यानी अपने आप पर सपाट के रूप में स्थित होती है। सपाट कहने का मतलब ऐसे गोलाकार में ऐसे स्थित होता है, सपाट के रूप में, ठीक है। यानी इसका तो आपको पता है कि चौड़ाई नहीं होता है, सिर्फ लंबाई होता है, तो इस रूप में जो है सपाट के रूप में स्थित होता है, ठीक। यानी इस रिंग के रूप में, सपाट कहने का मतलब है कि ऐसे जो है एकदम रिंग के रूप में, ऐसे सपाट के रूप में स्थित होती है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन ये सपाट के रूप में ऐसे होता है, ठीक। चलिए, आई होप यहाँ पर चौथा भी समझ गए होंगे। अब चौथा के बाद हम समझते हैं पचमा परिभाषा। यहाँ पर एक पृष्ठ यानी सरफेस, एक पृष्ठ यानी सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। यानी कहेंगे सरफेस यानी पृष्ठ क्या होती है। मान लीजिए कि आप एक मेज यानी टेबल पर बैठते हैं पढ़ने के लिए बच्चों, तो क्या होता है कि ऊपर का एक भाग होता है, ऊपर जिस पर आप बस्ता रखते हैं, तो इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। यही मतलब टेबल का ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला जो जिस पर आप लोग बस्ता रखते हैं, कॉपी किताब रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सरफेस। वही कहा पृष्ठ यानी सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इसका केवल लंबाई और चौड़ाई होगा। मतलब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है ये, तो एक लंबाई होगा, लंबाई बोले तो इसको L से दिखा दिए, और यहाँ से यहाँ तक ये इतना बड़ा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौड़ा है, तो चौड़ा को हम B से दिखा दिए। ये हो गया आपके पास चौड़ाई, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके पास चौड़ाई और ये हो गया आपके पास लंबाई, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, कहिएगा, यहाँ पर हो गया लंबाई। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से तक लंबाई और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई। यानी कहा है एक पृष्ठ यानी सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, कि इसका लंबाई और इसका चौड़ाई। ऊपर वाला भाग एक जो ऐसे मान लीजिए जो बड़ा होगा ना वो लंबा होगा, और जो छोटा अगर जिधर से देखेंगे जो लंबा दिखाई देगा वो लंबाई हो गया, और जिधर से देखेंगे वो छोटा दिखाई देगा तो वो चौड़ा होगा। सिंपल सी मतलब एक लंबा होगा भाग है, एक चौड़ा होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम पृष्ठ यानी सरफेस कहते हैं, ऊपर वाला भाग को, ठीक है, जिस पर हम लोग बस्ता रखते हैं। चलिए, तो पचमा हो गया होगा क्लियर। अब चलिए छठा की बात करते हैं। पृष्ठ के किनारे
यानी एड्स रेखाएं होती है। मतलब पृष्ठ के किनारे क्या होती है? रेखाएं। बात सही है कि देखिए ये जो पृष्ठ है कितने रेखाओं से मिलकर बना है? 4 रेखाओं से मिलकर बना है। अगर आप मेज भी देखिएगा तो चारों तरफ से एक ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, मतलब चारों तरफ से एक टेबल जो होता है रेखा के रूप में होता है। कैसे? एक ऐसे चारों तरफ से घेरा रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब 4 गो रेखा से घिरा हुआ होता है पृष्ठ। वही का पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। बात सही है। कितने रेखा? 1 2 3 और 1 4 रेखाएं होती है। ठीक, चलिए अब कहता है 7वां, एक समतल पृष्ठ यानी प्लेन सरफेस। समतल पृष्ठ क्या है? ऐसे पृष्ठ यानी समतल पृष्ठ किसे कहते हैं? समतल पृष्ठ ऐसे पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट सीधी रेखाओं के साथ सपाट के रूप से स्थित होते हैं। सपाट के रूप में स्थित होते हैं। मतलब एक समतल पृष्ठ यानी प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ है जो क्या होते हैं? मतलब एक समतल पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट के रूप में स्थित होते हैं। अगर मान लीजिए कि यह एक समतल क्या है? एक समतल क्या है? पृष्ठ है। और एक समतल पृष्ठ है तो एक ऐसा पृष्ठ होगा जो स्वयं पर सपाट के रूप में जो है, सपाट के रूप में कहने का मतलब इस टाइप में जो है स्थित होगा अपने आप में, यानी इस टाइप में सपाट को बनाते हुए। ठीक है, सपाट के रूप में स्थित होती है एक समतल पृष्ठ। ठीक, यही है इसका 7 गो परिभाषा, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। समतल क्या है? तो कहेंगे ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ जो है, एक मान लीजिए एक सीधी रेखा ये है, मतलब सब तो सीधी रेखा है। एक ऐसे खींच दे सीधी रेखा, 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 तो सीधी रेखाओं के साथ सपाट के रूप में जो है स्थित होती है। क्या? तो समतल पृष्ठ। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ वो परिभाषा था, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पे। चलिए यहाँ पर देखिए अभिगृहित और अभिधारणाएं। तो देखिए अभिगृहित और अभिधारणाएं क्या होती है? इस बात को यूक्लिड की जो अभिगृहित और अभिधारणाएं हैं वह क्या होती है, इस बात को आपको समझना अति आवश्यक है। चलिए कहता है अभिगृहित और अभिधारणाएं। अभिगृहित और अभिधारणाएं क्या होती है? तो कहता है यूक्लिड की अभिगृहित और अभिधारणाएं, यूक्लिड की अभिगृहित और अभिधारणाएं काल्पनिक है। काल्पनिक है यानी और कैसा काल्पनिक? ये कल्पनाएं वास्तव में अस्पष्ट सर्वव्यापी सत्य है। मतलब यूक्लिड की अभिगृहित और अभिधारणाएं जो अभी तक हम परिभाषा पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको परिभाषा पढ़ने के बाद यूक्लिड की अभिगृहित और अभिधारणाएं की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि परिभाषा पढ़ लिए, तो अब क्या हम पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले अभिगृहित और अभिधारणाएं। ओके, तो देखिए यूक्लिड की जो अभिगृहित और अभिधारणाएं है वह काल्पनिक है। काल्पनिक कहने का मतलब माना गया है और ऐसा मान लिया गया है जो विश्व में सभी जगह सत्य होगा। वही बात को यहाँ पर बताया जा रहा है, सर्वव्यापी सत्य। कल्पनाएं यानी आप सोच सकते हैं कि सभी जगह ये क्या है? सत्य है। यूक्लिड ने ऐसा कुछ बात अभिगृहित और अभिधारणा के माध्यम से बताया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कहता है ये कल्पनाएं वास्तव में क्या है? स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य है, मतलब सभी जगह माना जाता है एवं इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। मान लिए तो मान लिए, लेकिन इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यूक्लिड की अभिधारणाएं और अभिगृहित यही कहता है। ओके, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब कहेंगे प्रेमे क्या होता है? तब प्रेमे को सिद्ध किया जाता है। भले ही अभिगृहित और अभिधारणा को आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेमे को आप सिद्ध कर सकते हैं। कहता है प्रेमे क्या है? ऐसे कथन। कथन कहने का मतलब कोई कथन आपको स्टेटमेंट क्या करता है? लिख कर देता है। तो वही कहता है कि यह एक ऐसे कथन। प्रेमे क्या है? तब प्रेमे एक कथन होता है जिसे परिभाषा अभिगृहित एवं अभिधारणा का उपयोग करके सिद्ध किया जाता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा, जैसे हम लोग परिभाषा पढ़े, अभिगृहित और अभिधारणा का उपयोग करके क्या किया जाता है? प्रेमे को सिद्ध किया जाता है। प्रेमे को आप सिद्ध कर सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, चलिए अब हम अभिगृहित और अभिधारणा की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर यूक्लिड की अभिगृहित भी 7 गो था। कितने था? यूक्लिड की अभिगृहित भी कितने था बच्चों? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 7 गो था। ठीक, 7 गो अपना जो है अभिगृहित दिए थे। पहला अभिगृहित कहता है वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। कहा वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होती है। इस बात को समझिएगा, उन्होंने इस बात को किस प्रकार से समझाया है, चलिए ध्यान से समझेंगे।
मान लीजिए यहाँ पर कहा कि वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, तब मान लीजिए कि यहाँ पर हम a को b के बराबर मानते हैं। a जो है b के बराबर है। क्या है बच्चों, यहाँ पर a जो है b के बराबर है। अगर इसी b को हम कर दे इसी b को c के बराबर कर दे, तो ये तीनों आपस में बराबर होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि एक ही वस्तु एक दूसरे के बराबर हो। जैसे कहा वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, जैसे b है ना। b अगर b है जो a के बराबर है, तो ये b तीसरी वस्तु के भी बराबर। इसका कहने का मतलब थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि वे वस्तु जो एक वस्तु के बराबर हो, तीसरी वस्तु के भी बराबर होगा। कहेंगे कैसे, मान लीजिए कि a जो है b के बराबर है, तो b भी c के बराबर होगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं तीनों आपस में बराबर होगा। कैसे, मान लीजिए ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे b और b समान है। और जब b और b समान होता है, तो अगर समान चीज़ें अगर हो तो एक दूसरे से कट जाता है, तो इसका मतलब जो है यहाँ से कह सकते हैं a जो है किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। इस कदर से आप कह सकते हैं कि a जो है b के बराबर होगा और b जो है c के बराबर होगा। ये तीनों एक दूसरे के बराबर होगा। ये तीनों जो है एक दूसरे के बराबर होगा। इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं आगे। दूसरा अभिगृहित क्या है। दूसरा अभिगृहित कहता है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ करते हैं 4, क्या करते हैं यहाँ पर 4 बराबर 4 कर देते हैं, एक दूसरे के बराबर है। अब कहा बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए। मान लीजिए कि इधर 4 है तो इधर 4, इसमें भी +2 कर देते हैं और उधर भी +2 कर देते हैं, तो पूर्ण जो टोटल होगा वो भी बराबर होगा। 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएगा और इधर भी 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 4 और 2 6 और 4 और 2 6। वही कहता है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है, बराबर। टोटल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे इस बात को समझिएगा। तीसरा है यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। सिंपल सी मतलब है, बराबरों को बराबरों में से क्या करना है, इसी को बदल दीजिए, इसी जगह बन सकता है। मान लीजिए कि बराबरों को बराबरों में से क्या करना है, घटाना है। तब मान लीजिए इधर कर देते हैं -2 और इधर भी कर देते हैं -2। घटा लिए, तो घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। वही कह रहा है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। देखिए शेषफल यानी घटा लिए तो यहाँ 2 बराबर आ गया ना, मतलब 4 में से 2 गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, सिंपल सी मतलब है। अब कहता है यहाँ पर चौथा परिभाषा को समझिएगा। चौथा है वे वस्तु परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा हम इमेजिंग करते हैं। मान लीजिए संपाती कहने का मतलब वैसी वस्तु जो एक दूसरे के हूबहू बराबर हो और एक दूसरे के ढक दे। जैसे हम इस हाथ की बात करते हैं, एक जो है ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है। ठीक है, अगर हम ऐसे जोड़ ले तो आपको क्या ये मजाल है कि आप बाएं हाथ के 5 उंगली को देख सकते हैं। अगर हम ऐसे जोड़ ले तो आप बाएं हाथ के 5 उंगली आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। बाएं हाथ की 5 उंगली मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो 5 उंगलियां है वह आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यही है संपाती, एक दूसरे को ढक रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, ढक रहा है, और साथ ही साथ और एक दूसरे को एक दूसरे से ढक दे और इस कदर ढके जो एक दूसरा नहीं बुझाए। जैसे हम इधर से ढक दिए तो इस साइड वाला नहीं बुझा रहा है, हमारे जो 5 उंगलियां है। अगर हम इधर से दिखाए तो हमारा ये राइट हैंड वाला साइड जो है आपको दिखाई नहीं देखा। तो इस कदर से जो है संपाती को समझ सकते हैं। संपाती वे वस्तु होते हैं जो एक दूसरे के ढक दे एवं हूबहू ढक दे और दिखाई न दे। ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। ठीक, इसी को बोलते हैं संपाती। चलिए, और एक दूसरे के क्या ढक दिया तो एक दूसरे के बराबर होगा। सिंपल सी मतलब है, वही बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। 5वां है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण जो है अपने भाग से बड़ा होता है। सिंपल सी मतलब है,
टोटल जो है कभी भी अपने भाग से बड़ा होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं 2 और प्लस लिखते हैं 2 बराबर कितना होगा 4, तो वही कह रहा है कि पूर्ण बोले था टोटल अपने भाग से बड़ा होते हैं। जैसे ये देखिए 2 छोटा है 2 छोटा है और दोनों को जोड़ लिए तो ये जो है टोटल जो है पूर्ण यानी अपने भाग से तो बड़ा हो गया ना, ये छोटा मिलकर टोटल क्या हो गया बड़ा। वही कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। भले ही इसका छोटा छोटा भाग है, 4 का 2 भागों में बांट दिया गया 2 और 2, लेकिन तो छोटा हो गया और पूर्ण यानी टोटल क्या ये दोनों से बड़ा हो गया। सिंपल 2 से तो बड़े है 4, इसको भी 2 से बड़ा है 4, सिंपल सी मतलब है। इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया। छठा है एक ही वस्तु के 2 गुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के 2 गुने परस्पर बराबर होते हैं। इस बात को समझिएगा, कहता है एक ही वस्तु के 2 गुने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम 2 और इसका करते हैं बच्चों 2 गुना, इसका करते हैं 2 गुना तो क्या होगा 4 होगा। फिर से यहाँ पर लिखते हैं इसको भी 2 है तो फिर यहाँ पर करते हैं 2 का 2 गुना तो बराबर क्या होगा 4। तो वही बात को बताया गया है, वही बात को कि एक ही वस्तुओं के 2 गुने, एक ही वस्तु मतलब 2 के 2 गुना किए तो 4, वही कहता है वो एक ही वस्तु के 2 गुने परस्पर बराबर होते हैं। इधर भी 2 गुना किए तो 4, इधर भी 2 गुना किए तो 4, मतलब दोनों आपस में बराबर है कि नहीं 4, वही बात को यहाँ पर बताया गया है। 7वां है एक ही वस्तुओं के एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। बात सही है, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। मान लीजिए कि हम एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त बोले तो एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, वृत्त बनाते हैं और इसको कर देते हैं एकदम बीचों बीच से आधा, बीचों बीच से आधा कर दिए। क्या कर दिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम बीचों बीच से क्या कर दिए आधा कर दिए तो ऊपर वाला जितना होगा उतना ही नीचे वाला होगा। वही बात को करा, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। मतलब हम एक वृत्त को लिए और बीचों बीच यदि काट दे तो आधा वृत्त उधर और आधा वृत्त इधर होगा। वही करा, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे इस बात को समझिएगा, ठीक। चलिए अब है यूक्लिड की अभिधारणाएं। अभिधारणाएं क्या है यूक्लिड की, वो जरा सा ध्यान से समझेंगे। अभिधारणा नंबर 1, एक ही बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब कहा एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु से मान लीजिए कि एक बिंदु ये रहा, अन्य बिंदु यहाँ पर ये रहा, कहा एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। बात सही है, आराम से खींच सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आराम से सीधी रेखा खींच देंगे। वही बात रहा, एक बिंदु इधर एक अन्य बिंदु इधर, दोनों को मिलाकर सीधी रेखा खींच दीजिए, बात खत्म। अभिधारणा नंबर 1 खत्म। अभिधारणा नंबर 2, एक शांत रेखा मतलब मान लीजिए एक शांत रेखा ऐसे है, ठीक है, एक शांत रेखा ऐसे है, इस जगह तक लेके यहाँ तक ले है, ठीक है। एक शांत रेखा है यहाँ पर, मान लीजिए इस जगह तक ले है, शांत रेखा है, ठीक, यहाँ पर शांत रेखा। अब कह रहा है ये एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब इस शांत रेखा को आप इधर भी बढ़ा सकते हैं और आप इधर भी बढ़ा सकते हैं अनिश्चित रूप से। अनिश्चित रूप से यानी कितना बढ़ाएंगे इसको आप नहीं समझ सकते हैं, मतलब आप जितना मन है उतना आप बढ़ा दीजिए। वही कहा अनिश्चित रूप से, कोई निश्चित नहीं है इतना बड़ा हो जाएगा इतना बड़ा होगा, मतलब दोनों तरफ आप एक शांत रेखा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया। अभिधारणा नंबर 3 क्या है वो जरा सा ध्यान से समझेंगे। ओके, अभिधारणा नंबर 3 कहता है बच्चों, किसी को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब मान लीजिए किसी को भी एक केंद्र मान लेना है। मान लीजिए कि हम एक केंद्र मान लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि एक केंद्र हो गया, एक केंद्र मानकर, ठीक है, किसी को केंद्र मानकर हमने केंद्र मान लिया। मान लीजिए कि केंद्र हमने सी मान लिया, ठीक है, किसी को केंद्र, ये वाला पॉइंट जो है केंद्र मान लिया सी, केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, मान लीजिए कि इतना बड़ा जो है एक त्रिज्या है, ठीक है, इतना बड़ा क्या है एक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्या है। त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। बात सही है कि एक केंद्र मान लीजिए और एक त्रिज्या, इससे आप आराम से इस प्रकार से जो है वृत्त खींच लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। उसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। अभिधारणा नंबर 4 क्या कहता है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बात सही है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहेंगे समकोण बनाने का तरीका क्या है। मान लीजिए कि एक लाइन हम ऐसे खींच दिए सीधी रेखा,
एक सीधी रेखा मतलब एक सीधी रेखा ऐसे खींच दिए और एक ऐसे खींच दिए और एक दूसरे के ऊपर पूरा लंब हो, डायरेक्ट सीधा सीधा हो। अगर मान लीजिए समकोण, यानी समकोण बोले तो 90 डिग्री। समकोण कोण किसको कहते हैं? जब किसी कोण का माप एक मतलब कोण का माप अगर 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहेंगे? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समकोण बनाने के लिए यहाँ पर ये इस प्रकार से बनता है। अगर मान लीजिए कि ये भी समकोण, अगर समकोण एक और ऐसे बना दे, एकदम ये लाइन ऐसे सीधा खींचे तो ये लाइन भी इसको आपको सीधा करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। और 90 डिग्री बनता है तो इस प्रकार से जो है हम दर्शा देते हैं, ऐसे कोण करके ऐसे करके दर्शा देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर कितने डिग्री, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके सामने। ओके, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए ये A है और ये B है, तो जितना ये है उतना ही ये है। वही कहा कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण बोले तो 90 डिग्री, कोई भी कोण ले लीजिए, वो सभी के सभी समकोण जो है एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ पर अभिधारणा नंबर 4 समझ गए होइएगा। अब चलते हैं अभिधारणा नंबर 5 के ऊपर। तो अभिधारणा नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो अभिधारणा नंबर 5 कहता है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं, यदि एक सीधी रेखा जो है, ध्यान से समझेंगे, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपनी एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। चले, इस बात को एकदम बारीकी से ध्यान से समझेंगे। कहता है कि एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिराना है। मान लीजिए गिराते हैं, ध्यान से समझेंगे। एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं पर गिराना है। कैसे गिराएंगे, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कि एक सीधी रेखा जो है, एक सीधी रेखा ऐसे है। ठीक, एक सीधी रेखा ऐसे है। ओके, और एक सीधी रेखा जो है आपके पास ऐसे है। एक सीधी रेखा ऐसे है और एक सीधी रेखा जो है यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, इस टाइप से है। ओके, तो ये मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये हो गया A, ठीक, और ये हो गया यहाँ पर B। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ये हो गया आपके पास B। ओके, और ये हो गया आपके पास C और ये हो गया आपके पास D। तो एक हम AB रेखा ले लिए और एक हम CD रेखा ले लिए, ये दो रेखाएं ले लिए। कहता है एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरती है, मतलब इस प्रकार गिराना है। मतलब कैसे गिराना है, सो जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा कैसे गिराना है। तो गिराना है कुछ इस प्रकार से, ऐसे गिराना है और ऐसा ही गिराइएगा, डजंट मैटर। ठीक है, इस प्रकार से गिराइएगा। अगर गिराते हैं, मान लीजिए कि ये रेखा हो गया अलग से, इसको मान लीजिए P और ये रेखा हो गया यहाँ पर Q। तब PQ रेखा हम यहाँ पर ये दोनों सीधी रेखा पर PQ रेखा क्या कर दिए, गिरा दिए। ये मत समझिए कि ऐसे टेढ़ कर दिए, लेकिन ऐसे तो सीधी ही रहे ना, सिंपल सी मतलब ये भी सीधा है, सबके सब सीधा है। भले इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर दिए, लेकिन ऐसे अगर आप इधर देखेंगे तो ऐसे सीधा पाएंगे, अगर आप यहाँ से ताकेंगे तो ऐसे सीधा पाएंगे, और ये इसको आप यहाँ से ताकेंगे तो सीधा पाएंगे। मतलब तीनों रेखाएं सीधा है। अब ये जो दोनों रेखा हम खींचे हैं पहले, ये दोनों सीधी रेखाएं पर एक रेखा इस प्रकार गिरती है कि इस प्रकार गिर जाती है कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर इन दोनों कोणों का अंतः कोण बनाती है। अंतः कोण कहता है अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। दो समकोण कहने का मतलब है कि एगो समकोण का तो 90 डिग्री वैल्यू होता है और दूगों को मिला देंगे तो 90-90 मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। ओके बच्चों, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक समकोण करने का मतलब 90 डिग्री और दूगो समकोण को मिला दिए बच्चों, यहाँ पर तो 180 डिग्री हो जाएगा। वही कहता है कि दोनों इस प्रकार दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम होना चाहिए। 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये आपको पता है 90 डिग्री बनाने के लिए दो वैसी रेखा की जरूरत होती है जो एक दूसरे के ऊपर लंब हो।
यानी 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ऐसी दो रेखाएं की आवश्यकता होती है जो एक दूसरे के ऊपर लंब हो, जैसे ऐसे और ऐसे, इस टाइप से अगर रहेगा तब 90 डिग्री बनेगा। कहेंगे अगर आपको ये हो गया ऐसे रहे तो 90 डिग्री, अगर ऐसे रहे, ध्यान से समझेंगे, ये हो गया 90 डिग्री, अगर ऐसे खींच करके और ऐसे कर देते हैं तो ये हो गया 90 डिग्री से बड़ा। ये क्या हो गया? 90 डिग्री से बड़ा। बात को समझिएगा, ये हो गया 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। और जैसे ही यदि अगर हम एक ऐसे खींच दिए और ऐसे खींच दिए तो ये 90 डिग्री से छोटा हो गया। अगर 90 डिग्री रहता बच्चों तो ये पूरा सीधा होना चाहिए था। आप जैसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए एक लाइन लिया ऐसे और इधर बना दिए तो ये भी 90 डिग्री हो सकता है। अगर इसको हम इसी रेखा को ऐसे कर दिए और ऐसे बना दिए तो 90 डिग्री से छोटा हो गया। जैसे इतना सटल अगर आपको ऐसे बुझा रहे तो कहिएगा ऐसे, अगर ऐसे दिखाई दे तो कहिएगा 90 डिग्री से कम है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है वही बात को कि यहाँ पर इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, दो समकोण से कम होना चाहिए। तो बच्चों इधर आप यदि इधर बने, अंतःकोण बना चाहिए, बाहरी कोण नहीं, अंतःकोण बना रहा है, कर रहा है ना, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यानी दो अंतःकोण इस प्रकार बनाना है जो दो समकोण से क्या हो? कम हो। और कहता है वे दोनों सीधी रेखा निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम हो। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर, इधर मत मानिएगा, इधर क्योंकि उसी ओर मिलाना है जिसका योग जो है दो समकोण से कम हो। तो मान लीजिए ये आपको बुझा रहा है ना कि बड़ा है, ठीक है, और अंदर आपको बनाना ही था, बाहर है, ये क्या है? बाहर है। और ये भी देखेंगे तो बाहर है, आपको अंदर बनाना था। अंदर या तो ये बनता है और ये बनता है, और या तो ये बनता है या तो ये बनता है, ये और ये सब तो बाहर है, समझ रहे हैं। लेकिन अंदर किधर मिलेगा? जिसका योग जो है दो समकोण से कम हो। तो देखिए दो समकोण से कम होना चाहिए। देखिए अगर हम इस वाले कोण की बात करेंगे तो ऐसे फैल गया तो ये समकोण बना, ये तो अधिक कोण हो गया, समकोण से तो बड़ा हो गया, दो समकोण से बड़ा हो गया। और इस यहाँ पर भी जो है दो समकोण से, अगर मान लीजिए इस समकोण से छोटा, अगर मान लीजिए ये अगर ऐसे है, ये क्या है? थोड़ा ऐसे है तो ये समकोण से छोटा हो गया, लेकिन ये तो समकोण से ऐसे है तो बड़ा ना हो गया। तो इधर तो एगो समकोण से छोटा बन रहा है, एगो समकोण से बड़ा बन रहा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इधर भी बन रहा है, एगो छोटा और एगो बड़ा। देखिए यहाँ पर बड़ा ऐसे बन रहा है, एगो एगना गया एगो एना गया, तो ये हो गया बड़ा और ये है छोटा। लेकिन कहता है कि यह योग दो समकोण से कम होता है कब? जब वो उसको दोनों सीधी रेखा, एगो ही सीधी रेखा है, एगो ही सीधी रेखा है, दोनों सीधी रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है, तब जो उसी ओर मिलेगी जिस ओर यह दोनों समकोण का योग कितना हो? 180 डिग्री से कम हो। देखिए 180 डिग्री से कम किधर होगा वास्तव में बच्चों? तो इधर होगा। मान लीजिए पहली कोण इधर है और दूसरी कोण इधर है, तो जैसे ये जो रेखा है ऐसे मिलाएंगे तो इधर तो आवरो जाएगा, तो इधर आवरो बढ़ता जाएगा, तो कोनों तो ऐसा जगह होगा जो एक जगह ये एक जगह मिल जाएगा दोनों रेखा, तो इसी ओर जाकर मिलेगा। तब मान लीजिए वही बात को समझाया जा रहा था यहाँ पर कि इधर आप जिस ओर मिलाई उसी ओर मिलेगा जिस ओर दो समकोण का योग जो है, मतलब दो समकोण का योग मतलब 180 डिग्री से क्या हो? कम हो, उसी ओर जाकर ये मिलेगा। तो इधर मिलेगा। मान लीजिए ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, पहला कोण ये दूसरा कोण है, ठीक है। इस प्रकार से ये मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए कि ये पहला कोण है और ये आपका जो है ये दूसरा कोण है, ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री से कम होगा। यही जो है अभिधारणा नंबर 5 है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और अभिधारणा नंबर 5 को ऐसा कहा जाता है कि ये वास्तव में सर्वव्यापी सत्य है, ये सभी पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि इधर मत मिलाइएगा, इधर मिलेगा और ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री से कम होगा। इधर जब बढ़ेंगे ना तो और बढ़ता जाएगा, इधर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा, तो 180 डिग्री से कम होगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। यही अभिधारणा नंबर 5, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में आया है तो अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।